दोस्तों अगर हम मार्केट की करंट सिचुएशन को देखें तो आज निफ्टी में हमें 34 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,196 पे क्लोजिंग होती दिखाई दी। तो यहां पर देखा जाए तो हमें एक न्यूट्रल पोजीशन नजर आ रही है। तो मॉर्निंग सेशन में आप देखोगे तो अच्छी खासी अपसाइड नजर आ रही थी तकरीबन 300 पॉइंट्स की, लेकिन फिर मॉर्निंग के बाद यहां प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई और फिर से मार्केट ने आगे संभलना शुरू कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग होते होते एक न्यूट्रल पोजीशन बनी हुई है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर को चलना स्टार्ट करती है तो वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग वाले भी देखने को मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले भी मिलते हैं। और जब हम 6 महीने के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी में अब भी हमें 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके बाद जब हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पर नजर दौड़ाते हैं तो यहाँ पर निफ्टी आईटी हमें हरे में दिखाई दे रहा है तकरीबन 1%, और फार्मा में भी पॉजिटिविटी है और इसके साथ साथ कंजम्पशन सेक्टर में भी पॉजिटिविटी है। लेकिन आज के दिन हमें निफ्टी ऑटो, बैंक सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज में डाउन साइड देखने को मिल रही है। और ब्रॉडर व्यू के लिए जब हम निफ्टी का 5 साल का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर अब भी हमें 8% की गिरावट ऊपर से दिखाई दे रही है। तो निफ्टी में काफी हद तक नीचे से ऊपर तक रिकवरी तो हो चुकी है, लेकिन आगे अभी नई चाल बननी स्टार्ट नहीं हुई। तो जो निवेशक सोच रहे हैं कि अभी भी मार्केट में निवेश करने का मौका बना हुआ है तो उनके लिए अभी एक अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल की रिसर्च रिपोर्ट्स देखते हैं इंडियन मार्केट्स को लेकर, तो जैसे जेपी मॉर्गन की अप्रैल के महीने में आई थी कि 27,000 का लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी के बेस केस टारगेट में। लेकिन साथ में उन्होंने की रिस्क फैक्टर्स भी बताए हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है जंग के दौरान जो क्रूड ऑयल के प्राइस पर इंपैक्ट हुआ है उसका असर हमें कंपनीज की अर्निंग पे देखने को मिले। और जहां पर उन्होंने निवेशकों के लिए अच्छी क्वालिटी के एंड लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस किया है। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो इंडिया को अब भी एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर जाना जाता है, जिसमें आगे एक्सपेंशन के चलते एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड लेवल की रिसर्च रिपोर्ट्स भी देख रही हैं। और इस समय अगर हम 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को देखें तो यहाँ पर निफ्टी 500 मल्टी कैप अपने ऑल टाइम हाई से 8% की गिरावट पे है, और जो निफ्टी का लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स है उसमें भी 6.5% की गिरावट है, और निफ्टी स्मॉल कैप में हमें 13% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो इस समय जो निवेशक निचले लेवल्स पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, और क्या ये फंड्स निवेश करने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं जी आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना विलंब करे शुरू करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से, जिसमें सबसे पहले हमने जो कैटेगरी का चुनाव किया है वो है मल्टी कैप कैटेगरी। तो ऐसे फंड्स में फंड मैनेजर को कम से कम 25% हर एक मार्केट कैप में निवेश करके चलना होता है, और बाकी मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जो निवेशक एक ही फंड द्वारा तीनों मार्केट कैप्स का एक्सपोजर चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प होता है। तो यहाँ पर हमने चुना है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 46,000 करोड़ का एजीएम साइज रखता है। एनएवी है 322 रुपए की, और 2005 में जी लॉन्च हुआ था। तो 20 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और यहाँ पर 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शन है, और एक्सपेंस रेशियो है 1.06% का। तो ये वो एक्सपेंस होता है जो हम सालाना फंड हाउस को देते हैं हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। ये फॉलो करता है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टीआरआई इंडेक्स को। और जब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 9% के, कैटेगरी ने 8.93% के रिटर्न दिए, और वहीं 3 साल की एवरेज ग्रोथ रही 21.74% और कैटेगरी की 19.5% की। और 5 साल के मीडियम टर्म में आप देखोगे 22.30 और कैटेगरी के 17.40% के एनुअलाइज रिटर्न है। और 7 साल के टाइम फ्रेम में 17.5%, कैटेगरी के 15.5% के, और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे 16.5% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं, जो कि कैटेगरी के तकरीबन 15% के हैं। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से लगातार आउट परफॉर्म किया है। और अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड की नंबर 1 पोजीशन रही है अपनी कैटेगरी में। और यहाँ पर आपके सामने 5 साल का परफॉर्मेंस चार्ट है, जिसमें ब्लू लाइन में आपको निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप अपनी कैटेगरी को बीट करता दिखाई दे रहा है,
जिसने पिछले 5 साल में 173% के और कैटेगरी ने 123% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन को देखें तो लार्ज कैप पर 42% का फोकस किया गया है। तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाया गया है और यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में 28% और स्मॉल कैप में 27% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके साथ साथ जो टॉप होल्डिंग है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं। और वहीं टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 21%, सर्विसेज 17%, कैपिटल गुड्स 12% और हेल्थ केयर में 10% की एलोकेशन रखी गई है। और इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि इसके द्वारा जो रिटर्न प्रोड्यूस करे जाते हैं वो अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम वोलेटाइल हैं। और इसके बाद आती है शार्पी रेशियो, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताती है। जितना नंबर ज्यादा होगा उतने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर होंगे। तो नंबर यहाँ पर कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बढ़िया है। इसके बाद आता है बीटा रेशियो, जो कि मार्केट सेंसिटिविटी को दर्शाता है, जो कैटेगरी एंड बेंचमार्क से कम है। और अल्फा रेशियो बताती है आउट परफॉर्मेंस को, जो कि 3.32% है, कैटेगरी का 2.10 है। तो कैटेगरी को इसने आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ पर सोर्टिनो रेशियो है 1.05 की, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। सोर्टिनो रेशियो का नंबर जितना बड़ा होगा उतना डाउनसाइड रिस्क कम होगा। और इस समय इस म्यूचुअल फंड की करंट पोजीशन को देखें तो ये अपने हाई से 5% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। और इसके बाद दूसरी कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश करके रिटर्न प्रोड्यूस करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर लार्ज कैप एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो मिड कैप है वो रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में बूस्ट करने का काम करता है। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है वो है आईसी पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 27,000 करोड़ का एजीएम साइज रखता है। एनएवी है 1135 रुपए की और इसको लॉन्च किया गया था 98 में। तो 28 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और इसका डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। और आप एसआईपी एंड लंप सम दोनों कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.80% का है और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है 1 महीने के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने पर। ये फॉलो करता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में 8.76% के और कैटेगरी के 8% के रिटर्न हैं। और वहीं 3 साल की एवरेज निकल के आती है 21.63 और कैटेगरी की तकरीबन 19% की। और 5 साल की एवरेज ग्रोथ है 20.77%, कैटेगरी की 16.76% और 7 साल की है 18.5% और कैटेगरी की है 16% की। और 10 साल के टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो ये 17% के एनुअलाइज रिटर्न है, जो कि कैटेगरी के 15.5% के हैं। तो इसने लगातार अपनी कैटेगरी से बेहतर किया है। और रैंकिंग की बात करें तो पिछले 5 सालों में ये सेकंड पोजीशन पे रहा है अपनी कैटेगरी में। और अभी आपके सामने ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये आईसी पोटेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप का 5 साल का परफॉर्मेंस चार्ट है, जिसमें ब्लू लाइन में ये लगातार कैटेगरीज को बीट करता आ रहा है। और पिछले 5 सालों में 156% के और कैटेगरी ने 117% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए। और यहाँ पर लार्ज कैप पे 37%, मिड कैप में 39% और स्मॉल कैप में 17.5% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके अलावा टॉप होल्डिंग्स में है बजाज फिनसर्व, पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है 24% का। इसके बाद आता है सर्विसेज 17%, ऑटोमोबाइल 12% और कंज्यूमर स्टेपल में 5% की एलोकेशन है। और इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को जानना भी बहुत ही जरूरी है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से ये कम रखता है और शार्पी रेशियो भी अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। बीटा रेशियो को देखोगे तो मार्केट से कम सेंसिटिविटी दिखाई देती है। और अल्फा रेशियो इसकी बहुत ही बढ़िया है 3.68% की, कैटेगरी की है 2.5% की। और यहाँ पर सोर्टिनो रेशियो 1.15 की है, जो कि एक बढ़िया नंबर है अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क के मुकाबले। और इस समय आईसी पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 5% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्ट करने के लिए अभी एक अच्छा मौका नजर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जाने जाते हैं हाई रिटर्न्स प्रोड्यूस करने के लिए। आप चाहे पिछले 5 सालों में देखो, 10 साल में देखो, तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने मिड कैप एंड लार्ज कैप के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर इस कैटेगरी में हमने चुना है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एजीएम साइज रखता है 9,000 करोड़ का। एनएवी है 42 रुपए की और 10 अक्टूबर 2018 को जो लॉन्च हुआ था। तो 7 साल 6 महीने हुए हैं। और यहाँ पर एसआईपी एंड लंप सम दोनों ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो है 0.49% का और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करने पर। ये फॉलो करता है बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई को। और जब बात आती है रिटर्न्स की तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 10.5% के, कैटेगरी ने 8% के रिटर्न दिए। और 2 साल की एवरेज ग्रोथ रही है 12.5% की, कैटेगरी की 7% की। और 3 साल की 25.5% की, कैटेगरी
की 19.5% की, और 5 साल में 23.5% और कैटेगरी की 19%, और 7 सालों की अगर आप एवरेज ग्रोथ देखोगे तो 23% के करीब निकल के आती है, जो कि कैटेगरी की है 18.5% की। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और जब हम 5 साल के चार्ट पे इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो ब्लू लाइन में आपको जो ऊपर चलता दिखाई देता है, जिसने पिछले 5 सालों में तकरीबन 3 गुना तक इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ा दिया है, जो कि कैटेगरी ने सिर्फ 2.5 गुना इंक्रीज किया है। और यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी पे फोकस किया गया है 65% का, मिड कैप में 20% और लार्ज कैप में 13% का। और इसकी टॉप होल्डिंग्स में है साई लाइफ साइंस, एम्बर एंटरप्राइजेस, मैक्स हेल्थ केयर और कृष्णा इंस्टीट्यूट जैसी कंपनीज। लेकिन इसके बाद सर्विसेज सेक्टर में 22%, हेल्थ केयर 22%, फाइनेंशियल 17% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी 6.25% की एलोकेशन रखी गई है। और रिस्क रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 18% का, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से कम है। और शार्पी रेशियो अपनी कैटेगरी से काफी बढ़ गया है। बीटा रेशियो की बात करें तो ये भी एक अच्छा नंबर है। और यहाँ पर अल्फा रेशियो बहुत ही शानदार है 4.63% की, जो कि कैटेगरी की 0.70% की है। और सोटिनो रेशियो है 1.22, जो कि एक अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। और इस समय इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड अपने हाई से 5% की गिरावट पे बना हुआ है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। और अब चलिए जल्दी से हम पोर्टफोलियो पोजीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है उसमें 122 स्टॉक्स हैं, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन करके निवेश किया गया है। इसके बाद आता है आईसीआई पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें 83 है और इन्वेस्को इंडिया में है 63। और यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक्स में फोकस किया गया है 19%, निप्पॉन ने, आईसीआई ने 17%, इन्वेस्को ने 23%। और टॉप 10 में 30% की होल्डिंग है निप्पॉन की, आईसीआई की 31%, इन्वेस्को की 38%। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशियो के कितने ज्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं एक साल में बाय एंड सेलिंग करके। तो जितने चेंजेस कम होंगे उतना पोर्टफोलियो स्टेबल माना जाता है। यहाँ पर टर्नओवर रेशियो है निप्पॉन इंडिया की 89%, आईसीआई की 98% और इन्वेस्को की 49%। तो निप्पॉन एंड आईसीआई के फंड मैनेजर्स काफी ज्यादा चेंजेस करते हैं, लेकिन इन्वेस्को इंडिया में हमें ठीक ठाक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने के चलते भी अगर परफॉर्मेंस काफी बेटर है तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और कैश होल्डिंग की बात करें, निप्पॉन का तकरीबन सारा पैसा निवेश किया हुआ है, आईसीआई के पास 3% पड़ा है और इन्वेस्को इंडिया के पास 1% पड़ा है। और वैल्यूएशन पर्पज से देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निप्पॉन की 28 की और इसके बेंचमार्क की 25 की, और आईसीआई पोटेंशियल की है 23 की और इसके बेंचमार्क की 26 की, इन्वेस्को की 37 की और इसके बेंचमार्क की 29 की। तो यहाँ पर निप्पॉन एंड आईसीआई वैल्यूएशन पर्पज से हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्को इंडिया है इसके वैल्यूएशन अपने बेंचमार्क से ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर फोकस किया जाता है ग्रोथ कंपनीज पर और उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें नॉर्मली ज्यादा ही देखने को मिलती है। तो अभी सवाल आता है, क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? तो यहाँ पर अगर आप एग्रेसिव कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं और मार्केट करेक्शन के दौरान निवेश करने का सोच रहे हैं और यहाँ पर मार्केट उतार चढ़ाव को लेकर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और चौथे नंबर पे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का है और इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।